आवाज आ रही है? यस सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। 2-4 मिनट और वेट कर लें, जो लोग आ रहे हैं आ जाएं, फिर शुरू करते हैं। चलिए शुरू किया जाए। यस सर। चलिए, तो हम लोग का आज का टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अभी तक आपने पढ़ा था कि करंट का जो काम है वो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है या इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है। अभी तक आपने यही पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर जो आपके टॉपिक का नाम है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यानी कि करंट जो है उसका मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिज्म से भी कुछ ना कुछ लेना देना जरूर है। ठीक है, तो पहले क्या था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को अलग अलग माना जाता था। फिर एक साइंटिस्ट आए और स्टेड, इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म है ये क्या है, आपस में कोरिलेटेड है, या कहा जाए एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। अच्छा, कितने लोग मैग्नेटिक निडल जानते हैं, या जिन लोगों ने कंपास देखा हो, डायरेक्शन बताने वाला? यस सर। या आप लोगों ने छोटे में जो है बचपन में अपने चुंबक से रिलेटेड, मैग्नेट से रिलेटेड कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट जरूर किए ही होंगे। जैसे चुंबक जो है लोहे में चिपक जाता है
है ना, या एक चुंबक दूसरे चुंबक को क्या करता है, आकर्षित प्रतिकर्षित, जो भी आपने देखा होगा। मतलब चुंबक जो है वो किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा हो गया या किसी दूसरे चुंबक के साथ ही अपनी क्रियाएं करता है, ये सब लोग जानते होंगे। यस सर। और स्टेट ने क्या किया कि एक वायर लिया, ये मान लीजिए एक कोई वायर है, इस वायर को उन्होंने एक बैटरी से जोड़ दिया। बैटरी से जोड़ना मतलब पोटेंशियल डिफरेंस देना, यहां से करंट क्या करेगी, फ्लो करेगी, ठीक है, यहां से करंट फ्लो करेगी। उन्होंने देखा कि जब ये बैटरी बंद थी तब ये निडल जैसी रखी थी वैसी ही थी, जैसे ही आपने करंट खोला मतलब बैटरी खोली, करंट फ्लो करना शुरू, तो ये मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक ये जो आपकी निडल है ये क्या हुई, डिफ्लेक्ट हो गई। ये कैसी हो गई आपकी, मान लीजिए कि ये ऐसी हो गई, ये इसकी इनिशियल पोजीशन से इस तरफ आ गई। अच्छा, उन्होंने क्या किया, करंट की डायरेक्शन बदल दी। उन्होंने क्या किया, करंट की डायरेक्शन बदल दी, तो देखा कि जो मैग्नेटिक निडल इस तरफ आई थी वो इस तरफ चली गई। मतलब कि ये मैग्नेटिक जो निडल थी आपकी, जो इसके पहले तक केवल मैग्नेट को रिस्पॉन्ड करती थी, वो अब करंट को भी रिस्पॉन्ड कर रही थी। बात समझ रहे हैं ना, पहले मैग्नेटिक फील्ड किसको रिस्पॉन्ड करेगी, केवल मैग्नेट को, मैग्नेट को पास लाएंगे तो यहां वहां जाएगी, जो आपका कंपास डायरेक्शन बताता है वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पॉन्ड में बताता है। हमेशा नॉर्थ की तरफ क्या रहता है, वो अलाइन रहता है। वहां पर किसकी मैग्नेटिक फील्ड से ये निडल डिफ्लेक्ट होती है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से। या अगर आप कोई दूसरा मैग्नेट ले आए उसके पास तो भी वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि वो मैग्नेटिक मटेरियल की बनी होती है, इसलिए उसका नाम है मैग्नेटिक नीडल। लेकिन यहां पर और स्टेट ने देखा कि जब वायर में करंट फ्लो हो रही थी तो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो रही थी, जो कि अपने आप में ये पहली घटना थी जब किसी ने इसको ऑब्जर्व किया। इसका मतलब उन्होंने ये कहा कि इसका मतलब ये है कि ये जो वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रही है, ये वायर अपने अराउंड जरूर कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड बना रहा होगा, क्योंकि उस मैग्नेटिक फील्ड में वो निडल रखी हुई है, इसलिए वो निडल क्या हो रही है, डिफ्लेक्ट हो रही है। बात समझिएगा। और स्टेट ने कहा क्योंकि ये निडल इस करंट की वजह से डिफ्लेक्ट हो रही है, और हम जानते हैं कि निडल केवल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डिफ्लेक्ट हो सकती है, इसका मतलब ये है कि ये जो करंट कैरिंग वायर है, जिसको आप लोग हिंदी में बोलते हैं धारावाही चालक तार, ये अपने चारों तरफ जरूर कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र बना रहा होगा, तभी ये निडल डिफ्लेक्ट हो रही है, क्योंकि ये निडल केवल मैग्नेट से ही डिफ्लेक्ट होती है। बात समझ रहे हैं? यस सर। तो यहां से उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को लिंक किया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म क्या है, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड है। ये एक्सपेरिमेंट देखिए वन वे था, ये एक्सपेरिमेंट क्या था, वन वे। आप इलेक्ट्रिसिटी से कहां चले गए, मैग्नेटिज्म चले गए, इलेक्ट्रिसिटी से कहां चले गए, मैग्नेटिज्म चले गए। मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी आने के लिए जिस चीज का आप यूज करते हैं वो भी आपको पढ़ना है, मेरे समझ से वो जितेंद्र सर का टॉपिक है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, फैराडेज लॉ। जब आप फैराडे लॉ पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कैसे मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट की जाती है। यहां आपने क्या देखा, ये भाई वोल्टेज लगाए हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए हो तो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। फैराडेज लॉ में आप देखेंगे कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। अगर किसी को फैराडे लॉ याद होगा तो वहां पर आप बताते हैं कि क्या बताते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स किसके बराबर होता है, ईएमएफ। ईएमएफ के बारे में मैं आपको बता चुका हूं पिछली क्लास में। ईएमएफ कुछ नहीं, क्या है, वोल्टेज है। देखिए ई बराबर आप पढ़ते हैं माइनस का डी फाई बाई डी टी। फाई क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स, अभी हम लोग देखेंगे, या मैग्नेटिक फ्लक्स भी उसी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ही आएगा। ये फ्लक्स जैसे आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था, फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, वैसे ही ये होता है बी ए कॉस थीटा। तो जब आप यहां पर रखेंगे इसकी वैल्यू तो एरिया क्या है, कांस्टेंट है, तो ए बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा, डीबी बाई डी टी। अब देखिए चेंज इन किसमें हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा है, तो ये क्या जनरेट हो रहा है, ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस से क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो
और स्टेट का एक्सपेरिमेंट था इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म, और फैराडे ने क्या बताया, मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी। तो जब ये दोनों घटनाएं हो गई तब ये कहा जाने लगा कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, आपस में ये रिलेटेड हैं, ये अलग अलग नहीं है। और स्टेट के एक्सपेरिमेंट के पहले तक ये माना जाता था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों अलग अलग फिनोमेना है, इनका आपस में कोई लिंक नहीं है। लेकिन और स्टेट ने ये बताया कि ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में कुछ ना कुछ संबंध है। अब बात आती है कि किसी करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड, ये तो हमने देख लिया कि मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, कितनी बन रही है ये बताया किसने, बायो सैवर्ट ने। तो अब देखना है आपको बायो सैवर्ट लॉ। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में कूलाम्स लॉ होता है, वैसे ही यहाँ बायो सैवर्ट लॉ है। ये मान लीजिए आपका कोई करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रही है आई, इससे r दूरी पर कोई पॉइंट है जहां आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, और मान लीजिए कि वायर से उस पॉइंट का जो एंगल है वो कितना है, थीटा है। तो हम लोग करते क्या हैं, अब क्योंकि ये वायर बहुत बड़ा है तो हम लोग मानते हैं इसका एक छोटा सा क्या ले लेते हैं, एलिमेंट dl। इस dl के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे क्या, db, और फिर उसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। यही तरीका है। तो बायो सैवर्ट ने ये देखा कि ये जो db है ये प्रोपोर्शनल है I के, ये जो db है ये प्रोपोर्शनल है किसके, इस लेंथ के। जो ये db है, जैसे कूलाम्स लॉ में था ना q1 q2 के प्रोपोर्शनल, ये जो db है ये प्रोपोर्शनल है साइन थीटा के, और ये जो db है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r स्क्वायर के। तो यहां से निकाला गया कि db प्रोपोर्शनल टू I dl साइन थीटा डिवाइड बाई r स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको हम लोग कहते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा डिवाइड बाई r स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. अब अगर आपको क्या चाहिए, अगर आपको पूरी मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो इस dB को क्या कर दीजिएगा, इंटीग्रेट कर दीजिएगा, तो आपका पूरा आंसर क्या आ जाएगा, यहां से निकल आएगा। ये इसका स्केलर फॉर्म है। अगर आपको इसका वेक्टर फॉर्म चाहिए तो आप लिख सकते हैं dB बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl क्रॉस r डिवाइड बाई r क्यूब। इसको जरा ओपन करिए तो देखिए क्या ऊपर वाला मिल रहा है, a क्रॉस b, तो dl इंटू r साइन थीटा, एक r से एक r कट जाएगा तो नीचे r स्क्वायर बचेगा और यही आ जाएगा। तो ये क्या है इसका वेक्टर फॉर्म, और ये क्या है इसका स्केलर फॉर्म। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए यहां से आपने मान लीजिए क्या निकाल लिया, मैग्नीट्यूड निकाल लिया। ये अगर वेक्टर फॉर्म वाला देखें तो देखिए इस dB की डायरेक्शन क्या होगी, जो डायरेक्शन किसकी होगी, इस dl क्रॉस r की डायरेक्शन होगी। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको देखनी है, क्या देखनी है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा पहले देख लीजिए कि डायरेक्शन को डिनोट कैसे करते हैं। एक होता है ये वाला सिंबल और एक होता है ये वाला सिंबल। ये बताता है, और ये क्या बताता है, ये मैग्नेटिक फील्ड किसके लिए है, ये बताता है जब मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, क्रॉस वाला इनसाइड। हाँ इनसाइड या इनवर्ड, और ये आउटवर्ड। ठीक है ना? जैसे कोई तीर आपसे दूर जा रहा हो तो तीर का पीछे वाला हिस्सा दिखेगा, जैसे तीर जा रहा है ऐसे, और तीर अगर बाहर आ रहा है तो उसकी नोक आपको दिखेगी। तो ये क्या हो गया, आउटवर्ड, वो हो गया इनवर्ड। अब डायरेक्शन देखने के लिए आपके पास दो रूल थे, एक तो था स्क्रू रूल, एक था स्क्रू रूल। स्क्रू रूल क्या कहता है, स्क्रू रूल से डायरेक्शन तभी निकलती है जब क्रॉस प्रोडक्ट हो, ठीक है ना। बेसिकली ये क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला है। इंक नहीं है यार, उससे मांगो शर्मा जी से, सब देखो यहाँ के भी मार्कर ऐसे ही हैं।
आधे आधे चल रहे हैं, उसी में काम चलाओ। स्क्रू रूल देखो तभी काम आता है जब आपका क्या हो, क्रॉस प्रोडक्ट हो। स्क्रू रूल कहता क्या है, अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखिए हमने क्या कहा है, डीएल क्रॉस आर। आप जानते हैं लेंथ वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है, ठीक है ना, लेंथ वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है, लेकिन यहां पर अगर हमें डीएल की डायरेक्शन देखनी होगी तो डीएल की डायरेक्शन वही होगी जो करंट की डायरेक्शन है, ठीक है ना। यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे, टेक डायरेक्शन ऑफ डीएल एज डायरेक्शन ऑफ करंट, ये चीज याद रखेंगे, इस चीज का यूज हर जगह होगा। लेंथ की डायरेक्शन हमेशा करंट की डायरेक्शन में लेनी है, तो यानी कि डीएल की डायरेक्शन ये हो गई और आर आपका ये है, ठीक है। स्क्रू रूल ये कहता है कि जैसे दो वेक्टर दिए हैं, देखिए यहां पर जैसे दिया है, ये आपका डीएल है और ये आपका क्या है, आर है, और ये थीटा है। जहां दोनों वेक्टर्स मिल रहे हो, जहां दोनों ज्वाइंट हो, वहां पर स्क्रू को रखिए, वहां पर स्क्रू को रखिए, डीएल क्रॉस आर पहले से दूसरे की तरफ, डीएल क्रॉस आर पहले से दूसरे की तरफ घुमाइए, जिस तरफ स्क्रू जाएगा वो डायरेक्शन किसकी होगी, मैग्नेटिक फील्ड की। या जो, जैसे अगर कहीं इस तरह लिखा है वेक्टर सी बराबर ए क्रॉस बी, तो आपसे पूछे कोई सी की डायरेक्शन बताइए, तो सी की डायरेक्शन निकालने का भी तरीका क्या है, स्क्रू रूल। यहां पर भी वही चीज है, डीबी किसके बराबर है, डीएल क्रॉस आर के, ठीक है ना। तो ये वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालने का तरीका है। तो डीएल से आर की तरफ जब आप घुमाएंगे तो जो आपका स्क्रू है वो घूमेगा कैसा, बताइए जरा, क्लॉकवाइज, देखिए। और जब स्क्रू क्लॉकवाइज घूमता है तो अंदर जाता है, तो यानी कि इस केस में जब करंट ऊपर की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो जाएगी आपकी, इनवर्ड होगी कि नहीं। हो जाएगी, बोलो भैया। ये इधर का दिख नहीं रहा क्या, उस तरफ का। अब दिख रहा है सर। बताया करिए कि नहीं दिख रहा था। चलिए, तो ये क्या हो गया, डीएल क्रॉस आर, जहां दोनों मिल रहे हो वहां रखिए स्क्रू को, पहले से दूसरे की तरफ घुमाइए। अब देखिए एक दूसरा रूल है, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। ये रूल कहता है कि अपने थंब को रखिए करंट की डायरेक्शन में ऐसे, और अपनी फिंगर्स को करिए कर्ल, मतलब ऐसे घुमाना है, जिस तरफ फिंगर्स जाएं वो डायरेक्शन है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। तो अगर मैं इस कंडीशन में देखूं तो पॉइंट मेरा इधर है, ये मैंने रखा करंट की डायरेक्शन में थंब, और मैंने फिंगर्स को घुमाया तो कहां जा रही है, बोर्ड के अंदर, यानी कि कैसी मैग्नेटिक फील्ड हो गई, इनवर्ड। यहां से भी देखो इनवर्ड आ रहा है, यहां से भी इनवर्ड आ रहा है। थंब को रखा करंट की डायरेक्शन में, फिंगर को कर्ल किया, कहां जा रही है, अंदर। अगर मुझे इस तरफ किसी पॉइंट पर देखना हो तो देखिए, थंब ऐसे, फिंगर्स ऐसे, अब कहां आ रही है, बाहर। मतलब इस वायर के इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है और इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, आउटसाइड है। अगर इसी चीज को इधर वाले को अगर हमें देखना हो क्रॉस इससे, तो देखिए जरा, ये कैसा हो गया आपका, इधर आर हो जाएगा। अब जरा डीएल क्रॉस आर करिए, तो डीएल ये है, आर ये, कैसे घुमाएंगे, एंटी क्लॉक घूमेंगे तो स्क्रू कहां आता है, बाहर, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर, यानी कि दोनों से डायरेक्शन आपकी सही आएगी। बात क्लियर है। यस सर। Yes, sir. यस सर। चलिए ठीक है, इसको देख लीजिए, जितना भी इसमें नोट वोट करना हो कर लीजिए। और इसके बाद हम लोग को देखना है कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आएगी। हो गया सर। हो गया।
हो गया सर। Yes, sir. हेडिंग दीजिए अब, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए फाइनाइट करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए फाइनाइट करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। ठीक, चलिए। सर ड्यू टू फाइनाइट के आगे बोल दीजिए। फाइनाइट करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। बी ड्यू टू फाइनाइट करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। चलिए, ये कोई मान लीजिए आपका स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। ठीक है, यहां पर एक कोई पॉइंट क्या है आपका, पी है, जहां आपको इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, तो देखिए करना आपको क्या है, एक छोटा सा मैंने मान लीजिए यहां पर करंट लेंथ एलिमेंट लिया डीएल। क्योंकि हमने जो पढ़ा है, देखिए एक चीज और याद रखिएगा, बायो सावर्ट लॉ हमेशा छोटे से वायर के टुकड़े के लिए ही वैलिड है। जिस तरह कूलाम्स लॉ आपका पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड था, उसी तरह जो आपका बायो सावर्ट लॉ है वो छोटे से लेंथ एलिमेंट डीएल के लिए ही वैलिड है। हाँ, बाद में हम लोग इंटीग्रेशन की मदद से पूरे के लिए कर लेंगे, लेकिन छोटे से टुकड़े डीएल के लिए ही वैलिड है ये। अब मान लीजिए कि ये डीएल यहां से कितनी डिस्टेंस पर होता था, आप लोग को मालूम होगा, आर डिस्टेंस पर, और ये एंगल जो है वो कितना है आपका, थीटा। ठीक है, तो इस एंगल को चलिए अभी कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। अब आपको करना ये है कि इस वायर से एक परपेंडिकुलर लेंथ लेनी है इस पॉइंट तक की। मैं मार्कर को चेंज करने की कोशिश करता हूं, अगर चल जाता है तो। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका नाम हमने रख दिया है ए। इसका नाम हमने रख दिया है ए। ठीक है, चलिए मान लीजिए कि अगर ये एंगल थीटा है, ये हम अपनी स्वेच्छा से मान रहे हैं। आप याद करिए, मैं फॉर्मूला यहां लिख देता हूं। हमने जो फॉर्मूला देखा है वो ये है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये जब फॉर्मूला आपने देखा था तो इसमें ये आर स्क्वायर ये वाली लेंथ है, थीटा जो है वो ये वाला एंगल है, याद रखिएगा। थीटा कौन सा एंगल था, जो पॉइंट जो है आपका करंट या लेंथ एलिमेंट के साथ बनाता है, इसके साथ। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, थीटा माना अभी जरूर इसको है, लेकिन फॉर्मूले में हम यही रखेंगे। ठीक है ना। अब जरा ये बताइए, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा कि नहीं। Yes, sir. ये एंगल अगर 90 है, ये एंगल अगर थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 minus theta. 90 माइनस थीटा। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए निकालने चलते हैं हम Yes, लोग sir. क्या, डी बी। तो डी बी देखिए क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा लिखते हैं, तो थीटा की जगह इस बार क्या लिखना है, 90 माइनस थीटा और डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो यहां से डीबी बराबर कितना आ जाएगा, देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा और डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब देखिए, ये जो डीबी आपने निकाला है ये छोटे से डीएल के लिए है, और इस पूरे वायर की जो लेंथ है वो कितनी है, मान लीजिए एल। तो करना ये है, अपने को ध्यान से देखिएगा, ये थीटा यहां लेने का एक कारण था। अब आपको करना ये है कि इस वायर के दोनों एंड से इस पॉइंट को मिलाइए, इस वायर के दोनों एंड से पॉइंट को मिलाइए। ठीक है,
अब जो है दो एंगल आपको लेने हैं, एक ये एंगल और एक ये एंगल। इसको मैं कह रहा हूं φ1 और इस वाले को मैं कह रहा हूं φ2। ध्यान से देखिएगा, अब जरा इधर से देखिएगा। जब हमें छोटी सी लेंथ लेनी थी तब हमारा थीटा छोटा सा था, हमें लेनी है पूरी लेंथ। तो इस थीटा को हमने क्या किया, एक्सपेंड किया। अगर जब φ1 तक एक्सपेंड किया तो ऊपर वाले हिस्से पहुंच गए, और जब φ2 तक नीचे एक्सपेंड किया तो नीचे वाले हिस्से तक पहुंच गए, यानी कि पूरा वायर हमने कवर कर लिया। अगर हम अपने थीटा को वेरी करा दें φ1 से φ2, भाई अभी जो थीटा था वो छोटे से लेंथ के लिए था, अब आपने क्या किया, इसको ऊपर घुमाया तो ये ऊपर की लेंथ कवर कर ले गया φ1 एंगल में, नीचे घुमाया तो नीचे की लेंथ कवर कर ले गया φ2 एंगल में। कर ले गया कि नहीं? यस सर। यानी कि अगर हमें पूरे वायर की वजह से क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो हम इस एक्सप्रेशन को क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें। लिमिट कहां से कहां लगाकर, φ1 से φ2। बात क्लियर है? ठीक है। एक चीज का Yes, ध्यान sir. और देना है, एक चीज का ध्यान और देना है, यदि आप φ1 को पॉजिटिव लेते हैं तो φ2 को नेगेटिव लेना पड़ेगा, अगर φ2 को पॉजिटिव लेते हैं तो φ1 को नेगेटिव लेना पड़ेगा। कारण उसका क्या है, एक एंगल आप पॉजिटिव डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं और एक एंगल आप नेगेटिव डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, ठीक है ना। कोई किसी ने नहीं, जरूरी नहीं है कि आप φ1 को पॉजिटिव φ2 को नेगेटिव लें, या आप φ2 को पॉजिटिव और φ1 को नेगेटिव लें। लेकिन एक जनरल परसेप्शन के हिसाब से ऊपर वाला एंगल है ये पॉजिटिव तरफ है, तो इसको क्या मान लेंगे, पॉजिटिव, और नीचे वाले को क्या मान लेंगे, नेगेटिव। तो अगर मुझे बी चाहिए तो मैं db को क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा, कहां से कहां, -φ2 से लेकर φ1 तक। इसकी वैल्यू रख दीजिए, तो -φ2 और लिमिट φ1, और ये वैल्यू क्या है, μ0/4 पाई IDL cos थीटा और डिवाइड बाई r स्क्वायर। बोलिए यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। नो सर। ठीक है, ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ठीक है। अच्छा, जो एक चीज इसमें ये है, जो एल आप लेंथ ले रहे हैं, जो एल आप लेंथ ले रहे हैं वो अभी यहीं तक की लीजिए, ये वाली लेंथ एल लीजिए, ठीक है। लेंथ यही वाली एल लीजिए, पूरी लेंथ एल अभी मत लीजिए। ये लेंथ एल ली है, कर हम पूरे वायर के लिए ले रहे हैं, हमें मालूम नहीं कि इस वायर की लेंथ कितनी है, हमें इस टुकड़े की लेंथ मालूम है कि इसकी लेंथ एल है, उसमें से हमने छोटा सा टुकड़ा डीएल लिया है। अब इस वाले ट्राइंगल में देखिए, जिसमें थीटा एंगल बन रहा है, ध्यान से देखिएगा, जिसमें थीटा एंगल बन रहा है उसमें अगर मुझे कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी हो, क्योंकि देखिए इंटीग्रेशन अपना φ1 φ2 में है, ठीक है ना, तो ये cos थीटा हमारे काम का नहीं है। cos थीटा को अगर मुझे सब्स्टिट्यूट करना हो तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर, cos थीटा होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना हो जाएगा यहाँ पर a, और हाइपोटेनियस कितना है, r, है कि नहीं। तो यहां से जो r की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, a बाई cos थीटा, a बाई cos थीटा। सही है? यस सर। यस सर। अच्छा, इसी ट्राइंगल में अगर tan थीटा निकालना हो, क्या निकालना हो, tan थीटा, तो tan थीटा क्या होता है भैया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है l, और बेस कितना है a, है कि नहीं। परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा, l बराबर a tan थीटा। अब अगर a बराबर l बराबर a tan थीटा है, तो यहां से अगर मैं dl निकालूं तो a और tan का इंटीग्रेशन क्या होता है, सॉरी tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan थीटा का, क्या sec स्क्वायर थीटा होता है क्या, यस सर। यही होता है। तो एक हमें इक्वेशन मिली ये, और एक इक्वेशन मिली ये। अब देखिए हम लोग का काम हो जाएगा, ठीक है। कुछ छूट तो नहीं रहा? यहां पर डी थीटा भी आएगा, आएगा कि नहीं। अरे डीएल बाई डी थीटा करो, इस एल का थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करो, तो ए सेक स्क्वायर थीटा आया, थीटा को यहां भेज दो, तो डीएल बराबर क्या हो जाएगा, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है।
क्लियर है? Yes, sir. चलिए सब वैल्यू उठाकर रख दीजिए। ये यहाँ का कितना पोर्शन दिख रहा है आप लोगों को? चलिए जो भी वैल्यूज हैं उन सबको यहाँ इस इक्वेशन में रख दीजिए। तो देखिए, हाँ ये था आपका b, लिमिट है -φ2 से φ1 और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है। इसको चलिए बाहर लिख लेते हैं, कांस्टेंट है ये। देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई भी कांस्टेंट है और क्या कांस्टेंट है, आई, करंट भी कांस्टेंट है। अब बचा डीएल। डीएल की जगह मैं लिख रहा हूं ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। और यहां पर आपका क्या है, कॉस थीटा है। कॉस थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए कॉस थीटा की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, ए बाई आर लिखेंगे कि अच्छा कॉस थीटा छोड़ दीजिए क्योंकि यहाँ वाला कट जाएगा। ठीक है, ठीक है, कॉस थीटा को कॉस थीटा रहने दीजिए, चलिए छोड़ दीजिए। नीचे देखिए आर स्क्वायर है। अब देखिएगा यहां से आर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब जरा इसको ध्यान से देखिएगा, एक ए से तो एक ए कट जाएगा और ये ए कांस्टेंट है, ये डिस्टेंस है, इसको भी मैं बाहर लूंगा तो b बराबर देखिए क्या हो जाएगा। ये मार्कर आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? क्या है? ये दिख रहा है, ठीक है। तो म्यू नॉट देखिए आई है और नीचे 4 पाई है और ये जो एक ए बचा था ये यहां आ गया, ठीक है ना। अब देखिएगा, थोड़ा ध्यान समझिएगा, ये 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा है। 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं भाई। 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक थीटा। तो देखिएगा ध्यान से, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा कॉस थीटा और ये 1 बटे क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर, सेक स्क्वायर थीटा के। तो सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा और यहां से जो आपका b है वो आने वाला है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए इंटीग्रेशन ऑफ, माइनस लिमिट लगा दीजिएगा, -φ2 से φ1, -φ2 से φ1 और क्या बचा, केवल कॉस थीटा डी थीटा। चलिए तो यहां से जो b आया, आज मार्कर जो है परेशान कर लेंगे। तो b बराबर देखिए क्या आया, म्यू 0 आई डिवाइड बाई 4 पाई ए। अब जरा बताइए कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? बोलो यार, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन बोलिए, कॉस का इंटीग्रेशन। साइन थीटा सर। अरे यार इतना समय लगेगा बताने में। साइन थीटा और लिमिट कहां से कहां है, -φ2 से φ1। लिमिट ओपन कर लीजिए, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दीजिए। तो क्या हो जाएगा, एक बार साइन φ1 माइनस साइन माइनस का φ2 और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो b बराबर आ जाएगा, नीचे दिख रहा है, यस ये सर। वाली लाइन दिख, बस लास्ट आ गया ये म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। ये क्या हो जाएगा, साइन φ1 प्लस साइन φ2। ये आ गया आपका इक्वेशन। ये इक्वेशन ड्राइव करना जरूरी था क्योंकि अब इस इक्वेशन की मदद से हम लोग बाकी इक्वेशन डायरेक्ट लिख लेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये किसके लिए, फाइनाइट करंट कैरिंग वायर के लिए जिसकी लेंथ लिमिटेड हो। जो इक्वेशन आप लोग याद किए होंगे, अगर आप लोगों ने याद किया होगा, इक्वेशन क्या था वो, म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई ए। एक आपने वायर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड याद की होगी, वो इनफाइनाइट वायर के लिए होता है। वो इसी का एक एप्लीकेशन है, अभी देखते हैं इसी फॉर्मूले से वो भी निकल आएगा।
चल रहा है मार्क। है नहीं, कह दिया था मैंने पहले ही। हो गया। यस सर। अब देखिए इसी का एप्लीकेशन है जब आपका मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर के लिए। अब ध्यान से देखिएगा, अगर इस वायर की लेंथ, इनफाइनाइट का मतलब क्या, बहुत बड़ी हो गई, ध्यान से समझिएगा, देखिएगा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर इसकी लेंथ थोड़ा छोटी होती या थोड़ा यहां से भी छोटी होती तो ये φ1 जो है ये थोड़ा और नीचे होता, φ2 भी थोड़ा और नीचे होता। थोड़ा लेंथ आपने बढ़ाई तो φ1 थोड़ा बढ़ा, φ2 थोड़ा बढ़ा। लेंथ और बड़ी करेंगे तो φ1 और बढ़ेगा, और बड़ी करेंगे तो क्या बढ़ेगा, थोड़ा और बढ़ेगा। इसको करेंगे थोड़ा और बढ़ेगा, यानी कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे φ1 और φ2 की वैल्यू भी क्या होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। समझ रहे हैं? यस सर। तो इनफाइनाइट वायर के लिए, किसके लिए, इनफाइनाइट वायर के लिए, फॉर इनफाइनाइट वायर, ये जो φ1 और φ2 हैं ये 90 हो जाते हैं। बढ़ते 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 ये कहां पहुंच जाएगा, सीधा इसको बढ़ाते जाइए, इसको बढ़ाते जाइए, ये थीटा बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा, बढ़ते बढ़ते ये कैसा हो जाएगा सीधा, यानी कि एंगल कितना हो जाएगा 90। और φ1 φ2 की वैल्यू जैसे ही आप 90 रखेंगे तो ध्यान से देखिए sin 90 प्लस sin 90 यानी कि 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2, 2 से नीचे वाला 4 कट जाएगा तो b बराबर आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है किसके लिए, ये इनफाइनाइट वायर के लिए। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, इसमें देख लीजिए सब कुछ कांस्टेंट है, करंट की वैल्यू कांस्टेंट। ए कौन सी डिस्टेंस है, ध्यान दीजिएगा, ए डिस्टेंस है परपेंडिकुलर, वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना। इस वाले इक्वेशन में आप ध्यान दीजिएगा कि जो φ1 φ2 हैं वो कहां से मेजर किए गए हैं, एंड से। किसी वायर के एंड से जो एंगल पॉइंट तक जा रहा है वो एंगल यहां लेना है, ये वाला एंगल नहीं लेना, ध्यान देना, ये वाला एंगल नहीं लेना, एंगल ये वाले लेने हैं, ध्यान दीजिएगा उस इक्वेशन में। क्योंकि नॉर्मली हम लोग को ये वाले एंगल देता है और थोड़ा सा जो है क्वेश्चन को घुमाता है, तो इस चीज को आपको याद रखना है। बहुत गर्मी है भाई। हो गया। चलिए अब जो आपको नेक्स्ट देखना है, चलिए इसके कुछ क्वेश्चन कर लें क्या, चलिए देख लेते हैं एक दो क्वेश्चंस। मैं फिर कह रहा हूँ एंगल ध्यान दीजिएगा, जो आपका लेंथ एलिमेंट है, जो लेंथ है आपका वायर है उसके एंड से, मतलब ऊपरी छोर और निचली छोर से जो पॉइंट तक का एंगल है वो एंगल φ1 φ2 है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा।
चलिए देखिए, क्वेश्चन देख लीजिए जरा। जैसे मान लीजिए ये कोई वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रही है 5 एम्पियर, ठीक है, और यहाँ पर कोई पॉइंट P है जिसकी जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की वो है 5 मीटर। ये एंगल एंगल केवल एक बार फार्मूला लगाना सीख जाइए, फिर थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए कि कोई एंगल जिनकी वैल्यू मालूम हो आपको, मान लीजिए ये 30 है और ये 45 है। आपसे कह रहा है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालिए। तो आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या आने वाली है, B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I डिवाइड बाई A साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। अब देखो यहाँ पे प्लस का टर्म है, चाहे जिसको फाई 1 मानो चाहे जिसको फाई 2 मानो। अच्छा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जो कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -7, किसमें, MKS यूनिट में, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू आपने क्या रख दी, 10 की पावर -7। करंट आपको दी है 5, डिस्टेंस भी आपको दी है नीचे 5, साइन एक बार 30 है और एक बार साइन कितना है 45 है। तो देख लीजिए 5 से 5 कट जाएगा, 10 की घाते -7 आ जाएगा। साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2। यहीं पर छोड़ दीजिए, चाहे इसका एलसीएम लेके थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए। कुल मिलाकर फॉर्मूले में आपको देखना क्या है कि एंगल्स जो हैं वो कहां से सबटेंड हो रहे हैं, एंड पॉइंट से, यहां से एक, यहां से एक, यहां से। क्लियर है। मैं इसको मिटा रहा हूं और आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं जिसको आपको करना है। क्लियर है। यस सर। तो को सारा भी अरे इसमें क्या नोट करना है, कुछ है क्या इस क्वेश्चन में। ये तो केवल फार्मूला लगाना था, इसमें आप क्वेश्चन जो दे रहे हैं उसको आराम से करिए। चलिए ये एक स्क्वायर है जिसकी साइड्स क्या है, ए ए ए, ठीक है, समझ रहे हैं। यस इसके सर। सेंटर इसके सेंटर ओ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, बी एट ओ। ये क्वेश्चन अभी आपका इन क्वांटिटीज के टर्म में हो सकता है, करंट की कुछ वैल्यू दे दे, हो सकता है इसकी कुछ वैल्यू दे दे और आंसर पूछ ले, ठीक है। तो उसमें मेरे समझ से आपको समस्या नहीं होनी चाहिए, कहिए तो कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू दे दें, हो जाएगा, या कुछ वैल्यू चाहिए। चलिए पहले एक बार ऐसे करिए, फिर न्यूमेरिकल वैल्यू से भी कर लेंगे। ये एक स्क्वायर है, इसको ध्यान देना है, इसका नाम भी दे लीजिए ए बी सी डी, ए बी सी डी स्क्वायर ऑफ साइड ए बी सी डी स्क्वायर ऑफ साइड ए। बहुत आसान क्वेश्चन है।
कोई ट्राई कर रहा है करने का या सब लोग बैठे हैं केवल? यस सर, कर रहे हैं। ठीक है, ट्राई करिए। सर हम्म आवाज कट रही बेटा, आवाज कट रही है। म्यू जीरो, आवाज तुम्हारी कट रही है, तुम एक बार डिस्कनेक्ट होकर दोबारा से कनेक्ट हो। देखिए अब म्यू जीरो आई रूट 2 अपॉन म्यू 4 जीरो पाई आई ए रूट अपॉन 4 पाई म्यू ए। जीरो आई, अब म्यू जीरो आई इंटू रूट 2। क्या सर, आवाज कटी? म्यू जीरो आई रूट 2, यस सर, म्यू अपॉन जीरो 4 आई, पाई ए। म्यू जीरो म्यू आई जीरो आई हम्म रूट 2 म्यू अपॉन जीरो 4 पाई ए। अपॉन 4 पाई ए। नहीं, गड़बड़ है भाई, कुछ थोड़ा बहुत गड़बड़ है। थोड़ा कैलकुलेशन चेक करो। मैंने पहले बताया है कि एक चीज याद रखिएगा कि जो बायो सेवर्ट लॉ है, जो ये आप जिस लॉ को लगाकर आप इसको निकालने वाले हैं, ये उसी तरह से काम करता है जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक में कूलाम्स लॉ काम करता था। अगर आप इसको थोड़ा सा मैं हिंट दे दूं अगर आप लोगों को, तो ये जो आपका स्क्वायर है ये 4 वायर से मिलके बना है, जिन सब की लेंथ कितनी है, ए और ए। तो हर वायर की वजह से क्या होगी, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो पहले तो आप मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालिए, फिर उसकी डायरेक्शन देखिए किससे, राइट हैंड थंब रूल से। और डायरेक्शन देखने के बाद देखिए कि क्या उनको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। भाई वेक्टर क्वांटिटी है तो ऐसे तो कुछ करेंगे नहीं, ध्यान से समझिए जरा। सर म्यू नॉट बाई पाई आई रूट 2 बाई ए। म्यू नॉट इंटू म्यू नॉट बाई पाई आई रूट 2 बाई ए। थोड़ा सा गलत लग रहा है। सर ऊपर है जो है वो है म्यू नॉट आई रूट 2 और अपॉन में है पाई ए। ऊपर है म्यू नॉट आई इंटू रूट 2। जी। अच्छा, म्यू नॉट आई इंटू रूट 2 हो गया। अपॉन में पाई और ए। नीचे नहीं, अपॉन में पाई ए नहीं, फिर फिर से बोलिए, समझ में नहीं आया क्या बोला। दो रूट दो म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए। ये माइक जिनका जिनका खुला है, पहले सब लोग माइक बंद करें, आवाज जो है ये रिपीट। अब जिसको बोलना है केवल वो अपना माइक खोलकर बात करे। 2 रूट 2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए। 2 रूट 2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए, यही है। हाँ। अच्छा चलिए ठीक है, सब लोग अलग अलग तरीके से सॉल्व करके आंसर बता रहे हैं। चलिए ट्राई करते हैं एक बार। तो इस ओ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसकी वजह से होगी। एक तो जो आपका कौन सा पार्ट है, ए बी पार्ट, और कौन सा पार्ट है, वेक्टर सम लेना है, और कौन सा पार्ट है,
BC और कौन सा पार्ट है CD और कौन सा पार्ट है DA। 4 वायर हैं, चारों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। चलिए जरा इसको देख लेते हैं। तो याद करिए वायर को हमें कहां से मिलाना होता था, पॉइंट से, जिस पॉइंट पर निकालना है। तो इस वायर को मैंने यहां से मिला दिया और इस वायर को मैंने यहां से मिला दिया। ठीक है, कौन सा एंगल देखना होता था हमको, याद करिए। इसको जरा ऐसे घुमा लीजिए, इसको जरा ऐसे घुमा लीजिए, तो ये वायर से यहाँ का जो एंगल होता था हमें वो देखना होता था। बताइए जरा सा। सही है, कौन सा एंगल देखना है हम लोगों को, ये वाला और ये वाला देखना है कि नहीं। ये ऐसे वायर होता था और ऐसे आपका पॉइंट होता था, ये याद करिए, ये वाला ये वाला। तो यानी कि हमें कहां पर देखना है एंगल, जो पॉइंट है यही वाले देखने हैं। अच्छा ये बताइए कि ये एंगल कितना होगा 45 और ये एंगल भी कितना होगा 45। क्यों होगा, क्योंकि ये स्क्वायर है, पूरा एंगल कितना है 90 और आप खींच रहे हैं डायगोनल। क्लियर है। यस सर। ये 45 है, ये 90 है, तो ये भी कितना होगा 45 होगा कि नहीं। यानी कि यस जो सर। फाई वन और फाई टू है वो 45 है। क्लियर है। अब और हमें क्या चाहिए होता है, ए की वैल्यू। ए क्या होती है, वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि ये डिस्टेंस, पूरी डिस्टेंस कितनी है ए। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी A/2। तो ए बराबर कितना है A/2। जिन लोगों ने आंसर बताया है उन लोगों ने यहां तक सही किया है। नहीं, A/2 नहीं दिए थे सर। हाँ तो बस वही 2 गायब हो रहा था, A/2 नहीं लिया था। अब देखिए ये वाली मैग्नेटिक फील्ड क्या है, किसकी वजह से, CD की वजह से। क्या हो जाएगा μ0I/4πA। ए की वैल्यू कितनी है A/2 है कि नहीं। तो A और 2 कहां चला गया, ऊपर चला गया। अब क्या बचा, sin 45 प्लस sin 45। तो देखिए जरा इसको, μ0I/4πA इंटू 2 1/√2 प्लस 1/√2। सॉल्व करिए इसको जरा, μ0I/4πA इंटू 2, क्या एलसीएम आया √2 और यहाँ क्या गया 1 + 1, यही होगा। यस सर। तो μ0I/4πA इंटू 2 डिवाइड बाई √2, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, या इस √2 को कैंसिल कर लीजिए, इस 2 को क्या लिख सकते हैं आप, √2 इंटू √2। देखिए इस √2 को कैंसिल करना है, तो यहां पर आप 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, एक √2 से √2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 2√2, यही आएगा। बोलिए भैया। यस सर। यस सर। उस यही 2 आएगा से ना, 4 को काट दीजिए। 2 यस से सर। 4 को काट दें। यस सर। चलिए काट लेंगे। ये क्या आया BCD आ गया। चलिए ये तो आपने मैग्नीट्यूड निकाला है, अब जरा डायरेक्शन निकाल लीजिए। तो इस वायर की वजह से इस पॉइंट पर डायरेक्शन क्या होगी बताइए जरा, इनवर्ड या आउटवर्ड। इनवर्ड या Outward. आउटवर्ड, आउटवर्ड होगी। क्यों, करंट की डायरेक्शन में क्या करिए, थंब को करिए, फिंगर को क्या करिए, कर्ल करिए। देखिए कहां आ रही है फिंगर, बाहर की तरफ, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो गई है, आउटवर्ड। अच्छा अगर आप ये वाली मैग्नेटिक फील्ड निकालने जाएंगे तो सेम मैग्नीट्यूड आएगा, इसको यहां से मिलाएंगे तो देखिए ये एंगल भी फिर से क्या बनेगा 45 और ये एंगल भी क्या बनेगा 45, यानी कि मैग्नीट्यूड सबका यही आने वाला है। डायरेक्शन देख लेते हैं। इसकी वजह से, इस वाले वायर की वजह से यहाँ पर फील्ड की डायरेक्शन देखिए कहाँ, बाहर की तरफ, यानी कि ये भी बाहर की तरफ, ये भी बाहर की तरफ। इसको देखिए ये भी बाहर की तरफ, और जब इसको देखेंगे तो ये भी बाहर की तरफ।
यानी कि सभी मैग्नेटिक फील्ड कैसी हैं, एक ही डायरेक्शन में है। जब सब वेक्टर्स एक डायरेक्शन में होते हैं तो सबको सीधे सीधे क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो जो बी ओ है वो क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स जो आपने ये निकाला है क्या, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए टू रूट टू। 4 से 4 क्या कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। किसी ने ये आंसर बताया तो नहीं था, मैंने गलत बोल दिया उसको? किसी ने लग रहा है कि ये आंसर बताया था? किसने बताया था ये आंसर? सर यस किसी ने सर। बताया, बताया था? देखो मेरे पास यस सॉल्यूशन सर। तो है नहीं, मेरे पास सॉल्यूशन नहीं था क्वेश्चन का। मैं भी केवल दिमाग में तब तक सॉल्व कर रहा था, जब मैंने पेन उठा के सॉल्व किया तो जो आंसर है वो आपके सामने है। सर हम भी तो यही बता रहे थे, ऊपर के 2 इंटू 2 4 से 4 कट के पाई ए, बस नीचे बता रहे थे। अभी इसी चीज का एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूँ, एडिक्शन उसी मैं चीज दे को आप रहा हूँ, रिपीट कर उसी रही चीज हैं। को आप रिपीट कर रही हैं। मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरे मैं पास क्या कह रहा सॉल्यूशन हूँ कि नहीं है, मेरे मेरे पास क्वेश्चन है। जब आपने सॉल्व किया तो आपका आंसर आ गया, जब हमने सॉल्व किया तो हमारा भी आ गया। भाई 3 लोगों ने आंसर बताया, तीनों ने अलग अलग बताया, किसका सही माने? अब जिन्होंने सही किया था उनको बधाई हो, लेकिन ये जो आपका तरीका है बिल्कुल से, अरे हमने भी तो यही बताया था, ये तरीका थोड़ा सही करिए इसको, ठीक है? ओके सर। तुम्हारी बात नहीं हो रही है जी। ओके सर, सॉरी सर। कोई बात नहीं, ठीक है, बढ़िया था, आपने क्वेश्चन सही किया। अब ये बताइए कि एक तो लोगों ने गलती की होगी कि ए की जगह a/2 नहीं लिखा होगा, इसके अलावा कि और क्या गलती हुई आप लोगों से? इसके अलावा और क्या गलतियां हुई? बाकी लोगों ने ट्राई ही नहीं किया होगा, किया है? बोलो भैया। चलिए, अब तो लोग समझ गए होंगे। कोई नोट कर रहा है इसको या मिटा दें? कोई नोट कर रहा है या मिटा दें? सर मिटा दीजिए। मिटा दें, चलिए। तो देखिए, अब जैसे मान लीजिए आपको कोई ट्रायंगल दे दिया जाए, ये ट्रायंगल आपसे कह रहा है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यानी कि ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। अब अगर इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के सेंटर पर अगर आपको निकालना हो, सेम चीज है, करंट इसमें फ्लो करा लीजिए, करंट की डायरेक्शन मान लीजिए कि ऐसे जा रही है, आई यहां से जाएगी, फिर यहां घूमेगी आई, और फिर ऐसे चली जाएगी आई। इसका नाम दे दीजिए ए, इसका नाम दे दीजिए बी। इसका, जिन लोगों ने नहीं किया था पिछला वाला क्वेश्चन, वो भैया इस क्वेश्चन को कर लो, कम से कम इस क्वेश्चन को कर लीजिए कम से कम। एंगल लेना है पॉइंट के पास से और परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है। बात क्लियर है?
कर रहे हैं आप लोग? यस सर। करिए करिए। अभी नहीं आया? सर हाँ बोलो भैया। 18 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन ए। 18 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए। आई अपॉन ए। लग रहा है, ठीक लग रहा है। और किसी का कुछ इसी तरह आया है क्या? किसी का और आया है क्या? चलिए देखते हैं। क्या बताया तुमने, जरा एक बार फिर से बता दो। 18 म्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू ए। आई अपॉन ए सर। आई अपॉन ए। अनमोल। यस सर। ठीक। किसी और का आया है या मैं शुरू करूं अब? शिवानी, आंसर आया? यस आया है सेम। सेम आया है। चलिए जी। तो देखिए, ये जो ट्रायंगल है ये 3 वायर से मिलके बना है। एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। किसी एक के लिए पहले निकालते हैं। तो हमने इसको यहां से मिला दिया। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हमें ये वाले एंगल्स चाहिए होते हैं। देखिए ये एंगल कितना होगा, 30। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, पूरा 60 आधा 30, और ये वाला भी 30। ये 30 ये 90, तो ये कितना हो गया 60। 90 30 120, 60 180, कितना हो गया 60। तो पहली चीज तो हमको मिल गई कि φ1 बराबर φ2 बराबर कितना है 60। हमें ये वाली डिस्टेंस चाहिए। इस डिस्टेंस को कहिए मैं r कह देता हूं। हमें ये डिस्टेंस चाहिए परपेंडिकुलर, हमें इस a से मतलब नहीं है। चलिए इसको निकालने की कोशिश करते हैं। अगर ये पूरी a है तो ये कितनी हो जाएगी a/2, और ये कितनी हो जाएगी a/2। अब किसी भी एक ट्राइंगल में जरा tan थीटा लगाइए। tan 30। tan थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है r, और बेस कितना है a/2 करेंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, हमको क्या चाहिए r। तो जरा r इधर ले जाइए। बाकी सब क्या हो जाएगा, a/2 tan 30। a/2
tan 30 कितना होता है भैया? सर 1 tan अपॉन 30 रूट 1 1/√3। यस सर। ठीक है, ये हमको मिल गई डिस्टेंस। अब हम लोग को क्या लगाना है? सीधे सीधे फॉर्मूला। तो चलिए पहले मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं, किसकी वजह से? ड्यू टू BC। तो क्या हो जाएगा? वही आप जानते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। अब यहाँ पर जो हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है? R है, तो हमने यहाँ R लिख लिया। साइन φ1 यानी कि 60 प्लस साइन 60। क्लियर है? तो देखिए क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। R की वैल्यू कितनी है? a/2√3। तो a/2√3 करेंगे तो 2√3 जो है वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर। साइन 60 कितना होता है बताइए जरा, क्या √3/2 होता है क्या? यस सर। यही होता है। यस सर। ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a, और यहाँ क्या आ गया? 2√3, और ये कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स दिस प्लस दिस, सेम है दोनों, तो 2 टाइम्स √3/2 हो गया। देखिए इस 2 से इस 2 को खत्म करिए, √3 कितना हो जाएगा? 3। तो देखिए कितना आ गया? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a। √3 3 और 3 इंटू 2 6। ठीक है, ये क्या आ गया? B किसकी वजह से? BC एलिमेंट की वजह से। आपने मैग्नीट्यूड निकाल लिया, अब आपको डायरेक्शन देखनी है। तो देखिए जरा, करंट जा रही है ऐसे, इस पॉइंट पर डायरेक्शन देखेंगे कैसे आएगी? इनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड देखिए, फिंगर्स कहाँ जा रही है? अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। ठीक है ना? मैग्नेटिक फील्ड कैसे गई? इस वाले के लिए देखिए, करंट की डायरेक्शन में थंब किया, फिंगर को किया अंदर, कर्ल कहाँ जा रही है? अंदर। अच्छा, मैग्नीट्यूड तो इसका इसका दोनों का सेम आएगा, इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर, और इसकी वजह से देखिए ऐसे करिए, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, यानी कि तीनों की डायरेक्शन भी सेम है। तो यानी कि जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगी कहाँ? O पर, वो कितनी जाएगी? 3 टाइम्स 6 इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a। 6 इंटू 3 कितना हो गया? 18 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a। करेक्ट है ये आंसर। क्लियर है? यस सर। अच्छा, अगर आपको कोई वायर दिया हो, जैसे मान लीजिए कोई ये वायर है जिसकी लेंथ a है, मान लीजिए करंट ऐसे फ्लो कर रही है, अगर आपसे कहे कोई पॉइंट यहां पर है P, और इस P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो, तो जरा कुछ बता सकते हैं कि P पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? इस P पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? जीरो। 0। और कोई बताए? ये बताइए कि आप लोगों को φ1 φ2 की वैल्यू जो चाहिए होती है, वो कहां से चाहिए होती है? इस वायर के दोनों एंड पॉइंट से। अब इस वायर का एक एंड पॉइंट ये है, एक एंड पॉइंट ये, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के बीच का एंगल कितना है? 0 इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के बीच का एंगल कितना है? 0 साइन 0 प्लस साइन 0, 0 प्लस 0 0, 0 गुणे दिस 0। यानी कि यहां से हमें यह पता चलता है कि जिस
वायर में करंट फ्लो कर रही है, उस वायर के अलोंग कोई भी पॉइंट हो, वहां मैग्नेटिक फील्ड हमेशा जीरो होगी। मैग्नेटिक फील्ड उसके अराउंड होगी, लेकिन उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। क्लियर है ये बात? यस सर। अब देखिए अब हम लोग को देखना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। अभी ये कैसा था हमारा, एक स्ट्रेट वायर। अब अगर ये क्या हो, सर्कुलर, तो जरा सर्कुलर का भी देख लीजिए। सेम जो आपका इनफाइनाइट का जो एक्सप्रेशन आया था, उसी से मिलता जुलता एक्सप्रेशन आने वाला है। एक को तैयार करिएगा, दोनों तैयार हो जाएंगे। क्या है, बी ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। ये कोई आपका सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है। ये कहाँ निकाल रहे हैं हम लोग, सेंटर पर निकाल रहे हैं, इसके सेंटर पर ओ पर, ठीक है ना। तो हमें ये देखना है कि इस बार मैग्नेटिक फील्ड कितनी आने वाली है। तो देखिए हम लोग को क्या पता है, लगाना हम लोग को बायो सावर्ट लॉ ही है। मान लेते हैं कि जो इसकी रेडियस है वो कितनी है, ए। करंट इसमें फ्लो कर रही है ऐसे। आप जानते हैं कि बायो सावर्ट लॉ केवल छोटे से लेंथ एलिमेंट के लिए ही काम करता है। तो एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट मैंने क्या ले लिया, डी एल। क्लियर है? तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग, कि जो डीबी है वो क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, और क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। आर यहां पर क्या है, ए। अब जरा ये बताइए, क्या बताना है आप लोगों को, इस डीएल की डायरेक्शन हम लोग लेते हैं करंट की डायरेक्शन में, मतलब डीएल की डायरेक्शन ये होगी, होगी कि नहीं? यस सर। और ये कौन सा वेक्टर है आपका, आर वेक्टर, जो आप जैसे अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते थे तो आप इस तरह लिखते थे ना, एल क्रॉस आर। यानी कि यहां अगर देखें तो क्या हो जाएगा, एल क्रॉस ए। यानी कि जो थीटा है वो किसके इसके बीच का एंगल है, लेंथ एलिमेंट और रेडियस के बीच का, या डिस्टेंस के बीच का। तो ये एंगल यहाँ पर क्या होगा, 90। तो जब साइन 90 रख देंगे तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यानी कि जो डीबी है वो कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डीएल अपॉन आई भी होगा यहाँ, आई डीएल बाई ए स्क्वायर। क्लियर है? पूरे के लिए चाहिए हमें, हमें डीएल के लिए नहीं चाहिए, हमें इस पूरे सर्कुलर लूप के लिए चाहिए। तो इंटीग्रेट कर दीजिए, तो डीबी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, बी, और ये कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आई आई, अच्छा लिख लिया यहाँ, तो डीएल बाई ए स्क्वायर। जो कांस्टेंट है उनको बाहर निकाल लीजिए, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए जरा, कांस्टेंट को बाहर निकालिए तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई क्या हो गया, ए स्क्वायर, और इंटीग्रेशन में बचा डीएल। अब जरा ये बताइए कि ये एक सर्किल है, डीएल का इंटीग्रेशन करने का मतलब डीएल 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 डीएल, पूरा डीएल जोड़ते चले जाइए। जब आप पूरे डीएल को जोड़ देंगे तो आपको मिलेगी क्या, इस सर्किल की सरकमफेरेंस मिलेगी कि नहीं, क्या मिलेगी, सरकमफेरेंस। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, और सरकमफेरेंस क्या होगी, 2 पाई ए, ये ए स्क्वायर होगा यहाँ। तो एक ए से एक ए खत्म, पाई से पाई खत्म, 2 से ये गया 2 टाइम्स, तो बी बराबर आया म्यू नॉट आई अपॉन 2 ए। वायर के लिए क्या था, यहाँ पर केवल पाई और था, 2 पाई ए, यहाँ पर केवल क्या है, ए। ये किसके लिए है, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के लिए, कहां पर, सेंटर पर, ठीक है ना। किसके लिए है, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के लिए, कहां पर, सेंटर पर। दोनों फार्मूले याद करने का तरीका यही है कि इनफाइनाइट वायर में नीचे 2 पाई ए था, यहां पर क्या है, केवल पाई ए। क्लियर है? यस सर। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। एक चलिए लाइए क्वेश्चन भी कर लेते हैं, आपके नीट के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसी से रिलेटेड है, इसलिए कर लेते हैं। यहीं पर क्वेश्चन ढूंढ लेने दीजिएगा जरा।
हाँ चलिए क्वेश्चन बोले। यस सर। क्वेश्चन लिखिए जरा एक। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है आपके AIPMT यानी कि जो नीट है आजकल उसके 2005 के एग्जामिनेशन में। लिखिए, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है जो डेरिवेशन अभी आपने किया। लिखिए, एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, एन इलेक्ट्रॉन moves in a circular orbit with a uniform speed v, फुल स्टॉप लगा लीजिएगा। यहां तक हो गया? यस सर। फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा, इट प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ सर्किल। इट प्रोड्यूसेस a magnetic field B, it produces a magnetic field B at the center of circle, फुल स्टॉप लगाइए। कह रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है, द रेडियस ऑफ द सर्किल इज प्रोपोर्शनल टू, द रेडियस ऑफ द सर्किल इज प्रोपोर्शनल टू, और आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन आपको दिया है। क्वेश्चन हो गया ना सबका? यस सर। पहला ऑप्शन है अंडर रूट V बाई बी, दूसरा ऑप्शन है केवल V बाई बी, तीसरा ऑप्शन है B बाई V, और चौथा ऑप्शन है अंडर रूट B बाई V। ठीक है। कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन किसी सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है जिसकी वजह से सेंटर पर क्या आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड B। तो बताइए कि जो उसकी रेडियस है वो रेडियस किसके प्रोपोर्शनल होगी। चलिए 2 मिनट ए ट्राई कर ऑप्शन। लीजिए। ए ऑप्शन यानी कि अंडर रूट V बाई बी, इनका कहना है अंडर रूट V बाई बी, और बिल्कुल सही कहना है। मानसी होगी, हाँ मानसी ने बताया। यस सर। सही है भैया। और बताइए आगे। कोई और बताएगा या मैं करूं? चलिए ना बताएगा कोई। अब एक ही लोग का आंसर आया है। फॉर्मूला आपके पास है म्यू नॉट आई अपॉन 2a। ठीक है। अब मुझे चाहिए आई को आप जानते हैं, आई बराबर होता है Q बाई टी। ठीक है। अब ये बताइए इलेक्ट्रॉन को एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा, यानी कि जो टी है आप लिख सकते हैं टी को 2 पाई आर बाई वी। अगर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या है v, आपसे कहा गया है क्वेश्चन में कि वेलोसिटी कितनी है v, क्या लिखा है, समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय। आपने समय निकाल लिया, इस समय की वैल्यू यहां रखिए, तो q बाई क्या हो जाएगा 2 पाई आर, और v कहां चला जाएगा ऊपर, इस i की वैल्यू यहां रख दीजिए, तो म्यू नॉट अपॉन 2, यहां पर फिर a कर लीजिएगा, ठीक है ना, अगर वहां a माना है तो 2a, i की जगह क्या रखना है अपने को, q इंटू वी अपॉन 2 पाई a। ठीक है। ये क्या हो जाएगा, a इंटू ए स्क्वायर, और a स्क्वायर इधर ले जाइए, तो a स्क्वायर बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू 2 क्या हो गया 4 पाई, क्या बचा v, और यहाँ b कहाँ आ जाएगा नीचे। ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आप जानते हैं क्या होता है, कांस्टेंट होता है। देखिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू किसके, v बाई बी के, तो a प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, अंडर रूट v बाई बी। ठीक है। यस सर। चलिए अब मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, जिसको नोट करना हो नोट कर ले।
थैंक यू सर। ठीक। थैंक यू सर।